सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका एसीसी क्लास पतूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश के 10वीं क्लास के सिलेबस को। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में साइंस के बारे में और साइंस का टॉपिक भौतिक विज्ञान के बारे में। और आज का टॉपिक, आज के चैप्टर का नाम है हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। एक इसका वीडियो बन चुका है जिसमें हमने प्रकाश को परिभाषित किया था और प्रकाश के परावर्तन के कारणों पर जाना था, और प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, अभिसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज और समानांतर किरणपुंज, प्रकाश से संबंधित हर एक चीज़ों को हमने जानने का प्रयास किया था, उसका इतिहास भी जाना था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रकाश के जो प्राकृतिक गुण होते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, उन सारे चीज़ों को एक एक करके हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रकाश का प्राकृतिक गुण आता है प्रकाश का परावर्तन। तो उसी प्राकृतिक गुणों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जिसमें पहला प्रकाश के प्राकृतिक गुण थे प्रकाश का परावर्तन। तो हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हमारा आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्यों होता है, क्योंकि हमको बोर्ड में लिखने के लिए आता है। तो सबसे पहले देखिए, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई भी सतह हो, या तो वह प्लेन सतह हो, समतल हो, या वह रुखड़ा सतह हो, कोई भी सतह हो, उससे प्रकाश अगर लौट रही है तो वह प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो जैसे समझिए, देखिए कि एक आप सतह ले लेते हैं। सिंपल, आप खेल में देखते होंगे कि ऐनक से आप शीशे से सूर्य के प्रकाश को आप अपने घर में परावर्तित कराते होंगे। तो उसी तरीके से आप समझेंगे कि आप एक समतल कोई सतह ले लिए, एक ऐनक ले लिए, ठीक है, और उस ऐनक में आप यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं, और इस टॉर्च के लाइट से एक किरण आती है, यहाँ पर पड़ती है, और इसके बाद इस सतह से टकराने के बाद किरण फिर से लौट जाती है। आती हुई किरण को हम इंडिकेट कर दे रहे हैं सतह पर आने की दिशा में, और यहाँ से इस बिंदु के बाद लौटती है, तो इसको लौटने वाली रेखा से हम इंडिकेट कर दे रहे हैं। तो देखिए, ये क्या हुआ कि एक ही स्रोत है, प्रकाश का स्रोत, इसको आप लिख सकते हैं, यह प्रकाश का स्रोत हुआ। यह आपका समतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण हो गया, इसको आप सतह भी कर सकते हैं, कोई भी सतह। और यह हो गया हमारा किरण। इस जो किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, तो इसका भी हम एक अलग नाम दे देते हैं। इसको हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण अर्थात आने वाली किरण, सोर्स से समतल दर्पण की ओर आने वाली किरण, और दूसरी लौटने वाली किरण जो लौट रही है, इसको हम परावर्तित किरण कह देते हैं। हम एक किरण बना के इसलिए दर्शाएं कि यह बात समझ में आए। ऐसा नहीं होता है कि प्रकाश एक ही किरण चलता है, वह गुच्छों का समूह होता है। तो यहाँ से आपको अनगिनत प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इस बिंदु पर आएंगी, फिर यहाँ से इस तरीके से लौटेंगी, यहाँ से भी कोई किरण आ रही होगी, यहाँ पर पड़ती है, उसके बाद यहाँ से इस प्रकार से लौट रही है। तो आप देखिए कि यह जो किरणें हैं वह एक दूसरे से समानांतर हैं और लौटने में भी समानांतर है। तो इसके बीच कुछ न कुछ जरूर रिलेशन है कि कैसे यह किरणें समानांतर हो जा रही हैं। तो अगर आप इसके बीच आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच अगर आप एक अभिलंब डालते हैं, इसके दोनों के बीच में, ठीक इस बिंदु से, तो आप पाएंगे कि जो आपतित किरण है और यह अभिलंब हो गया, इसको आप अभिलंब लिख लीजिए। आपतित किरण और यह जो अभिलंब है, इस दोनों के बीच एक कोण बनता है। इसके बीच कोण एक बनता है, इसको हम थीटा से इंडिकेट कर देते हैं। थीटा मतलब, जहां आप थीटा बराबर लिख लीजिएगा कि कोई भी कोण, कोई भी कोण, एग्जाम्पल में जैसे 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी हो, आप जितना लिख सकते हैं, जितना डिग्री से आ रहा है आप नाप लीजिएगा। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, वही हूबहू सेम साइज का कोण
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी बनता है। तो ये दो चीज हम देख रहे हैं कि एक तो किरण आ रही है, उसके बाद लौट भी रही है, और लौट कहाँ से रही है, जिस बिंदु पर गिरती है वहीं से लौटती है। पहली बात को हम देख रहे हैं। और दूसरा यह देख रहे हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है वही एंगल अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच में बनता है। तो यह दो नियम पर प्रकाश हमेशा परावर्तित होते रहती है, और इस नियम को हम यूनिवर्सल नियम कहते हैं, और यह नियम हर एक सतहों पर लागू होता है। आप खुरदुरी सतह पर भी प्रकाश का परावर्तन कराएंगे या टेढ़ी सतह पर भी कराएंगे तो उसी प्रकार से प्रकाश परावर्तित होगी, या समतल सतह से कराएं उसी नियम पर परावर्तित होगी। तो इसी नियम को अगर हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें और उसका डायग्राम बनाएं, तो इस प्रकार से आप डायग्राम बना लेंगे और हर एक का नामांकन आप कर लेंगे। तो देखिए अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम। यहाँ पर नियम लिखा हुआ है, तो जो चीज़ अभी हम समझे हैं उसी चीज़ को हमको यहाँ पर नियम के रूप में समझ जाना है कि देखिए आपतित कोण और परावर्तित कोण समान होते हैं। अब देखिए अभी तक तो हम पढ़ रहे हैं आपतित किरण पढ़ रहे हैं, परावर्तित किरण कर रहे हैं, मगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपतित कोण और परावर्तित कोण, तो इसमें कुछ नहीं है। देखिए जो आपतित किरण और अभिलंब के सहारे जो कोण बनता है उसको हम लोग आपतित कोण कह देते हैं, और परावर्तित कोण जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग परावर्तित कोण कह देते हैं। तो यही है कि आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होता है। इसको आपतित कोण को आई से इंडिकेट करते हैं, इसको एंगल आई से इंडिकेट करते हैं, और परावर्तित कोण को आर से इंडिकेट करते हैं। आई मतलब इंग्लिश में ऐसे होता है इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म आई से इंडिकेट कर देते हैं। आर मतलब होता है रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन REFLECTION, तो रिफ्लेक्शन का सिर्फ हम आर ले लेते हैं। तो इसी को परावर्तित कोण को आर से और आपतित कोण को आई से, तो इसके बराबर हम ये फार्मूला लिख सकते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब कि आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण। और दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सारे एक ही सतह पर होते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यह समतल दर्पण का सतह है, और इसी पर आपतित किरण, दूसरी परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर हैं। तो यही दूसरा नियम है, तो इस नियम को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब कि छाया, किसी प्रकाश से आप गुजरेंगे तो आप देखते हैं कि उसके विपरीत में छाया बनती है। तो छाया बनने को तो हम देख लेते हैं, मगर उसका पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है उसको हमको समझना है। तो देखिए पहले हम डिफाइन कर लेते हैं क्या होता है प्रतिबिंब। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। अर्थात आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि परावर्तन के बाद, मतलब कि प्रकाश आप समतल दर्पण में जब कभी आप अपना चेहरा देखते हैं तो क्या होता है कि जो सोर्स लाइट का रहता है, लाइट का सोर्स आपके चेहरे पर पड़ता है, चेहरा से लाइट रिफ्लेक्ट होकर समतल दर्पण पर जाता है, और फिर समतल दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर आपकी आंखों पर आता है, तब आप उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर आप इस परावर्तन को रोक दें, तो अगर गलती से आप चेहरा देख रहे हैं उस समय अपना ऐनक और चेहरे के बीच में अगर अपना हाथ ला देते हैं तो आपको कुछ चेहरा का भाग नहीं दिखता होगा। आप ऐसा करके देखिएगा एक्टिविटी में, तो हमको इससे पता क्या चलता है कि परावर्तन होने के लिए प्रकाश, कोई चीज़ का बिंब या किसी चीज़ को हमको दिखाई देने के लिए प्रकाश का परावर्तन होना आवश्यक है। और प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, और उस सरल रेखा के बीच अगर हम किसी वस्तु को अवरुद्ध कर देते हैं, अर्थात उसका परावर्तन को हम रोक देंगे, तो वहाँ पर छाया नहीं बनेगा। तो सबसे पहला कंडीशन हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए यही होना चाहिए कि वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन यह होना चाहिए कि या तो प्रकाश का परावर्तन वास्तविक तौर पर हो, या हम
मन में ही सोचे उसको आभासी तौर पर वैसा हम प्रतिबिंब बनाने का कल्पना भी करेंगे। तो इस आधार पर हम प्रकाश के प्रतिबिंब को दो तरीके से बांटते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब और एक वास्तविक प्रतिबिंब। तो चलिए हम डायग्राम बना के दिखाते हैं कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है और किस प्रतिबिंब को हम आभासी कह देंगे और किस प्रतिबिंब को वास्तविक कह देंगे। तो देखिए हम एक सिंपल एक समतल दर्पण ले लेते हैं। समतल दर्पण जो हमारे घरों में भी प्रयोग होता है, घरेलू दर्पण भी इसको कह सकते हैं। तो यह हमारा समतल दर्पण है। समतल दर्पण है। उसके बाद हम एक वस्तु यहाँ पर ले लेते हैं। तो यह हमारा समतल दर्पण है और आप एक देख लीजिए कि यह कोई गोल वस्तु है और यहाँ इसका हम प्रतिबिंब बनाएंगे इस समतल दर्पण पर। तो देखिए क्या होगा कि प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहला कंडीशन कि हम प्रकाश का परावर्तन कराएंगे। तो चलिए यहाँ से प्रकाश समतल दर्पण पर आती है, आपतित होती है, उसके बाद यह तो इधर की तरफ फिर से परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए परावर्तित हो जाएगी। और दूसरी बात कि हमको प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या दो कम से कम प्रकाश की किरण को लेना आवश्यक रहता है और वही किरण जहाँ पर मिलती है वहीं पर हमारा छाया का निर्माण होता है। तो देखिए एक किरण हम यहाँ ले लिए, तो दूसरा हम इसी के समानांतर इस समतल दर्पण पर ले लेते हैं। समतल दर्पण पर सीधा किरण ले लेते हैं। जब हम समतल दर्पण पर सीधा किरण लेंगे मतलब कि क्या होगा, यह अभिलंब पर ही आपतित किरण है, तो परावर्तन भी अभिलंब पर ही हो जाएगा। 0 डिग्री से आती हुई किरण है। जैसे आप यहाँ देख रहे थे परावर्तन में यहाँ देख रहे थे कि अभिलंब अगर यहाँ मान लीजिए कि 20 डिग्री का है तो परावर्तन के बाद भी जो कोण होगा वह भी 20 डिग्री का। उसी प्रकार से अगर हमारा आपतित किरण अभिलंब पर आए तो हमारा परावर्तन भी अभिलंब पर ही हो जाएगा। तो वही कंडीशन यहाँ भी है। यहाँ भी आपतित किरण सीधे अभिलंब पर आ रही है तो परावर्तन के बाद भी किरण परावर्तित होकर सीधे अभिलंब पर जाएगी। तो हम अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारा यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब अब नहीं बन पा रहा है। अब यहाँ हम आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे तब हमको दिखाई देगा। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा डॉट 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 आगे की ओर बढ़ाते रहते हैं। उसके बाद यह भी जो किरण परावर्तित हो जा रही है तो इसको भी हम पीछे की ओर डॉट 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 से मिलाते रहते हैं। तो आप देखते हैं कि यह दोनों एक बिंदु पर आके मिल जाती है और यही जो बिंदु हो गए यह हमारा बिंब बनेगा यहीं पर। और यह दोनों हमने वास्तविक प्रकाश की किरणों से नहीं बनाया है, इसलिए यह वास्तविक प्रतिबिंब होगी नहीं। तो आपको एक और कंडीशन यहाँ मिलता है कि समतल दर्पण से कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, यहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है। और एक चीज़ और देख रहे हैं कि जितना दूरी यहाँ पर समतल दर्पण से वस्तु का है उतना ही दूरी प्रतिबिंब का दर्पण से है। तो यह भी जान लीजिए कि समतल दर्पण और में आप जितने दूर खड़े रहेंगे दर्पण के पीछे भी उतना ही इमेज आपका बनेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस प्रकार से हम दर्पण से वस्तु से हम समतल दर्पण में अपना इमेज बना सकते हैं। तो आप देखिए कि जो आभासी प्रतिबिंब हुआ वह आपको हमेशा सीधा मिलेगा। आप समतल दर्पण में आप अपना चेहरा देखते होंगे तो वह सीधा मिलता है। तो आप लिख सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब में हमको हमेशा सीधा मिलता है। और दूसरा बात कि आप इस आभासी प्रतिबिंब को किसी पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप वहां से हटेंगे आपका प्रतिबिंब गायब हो जाता है समतल दर्पण से। तो इसको यह भी लिख सकते हैं कि इसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, नहीं रख सकते हैं क्योंकि यह आभासी है। और दूसरा इसी के अपोजिट वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा। अगर आभासी सीधा बन रहा है तो वास्तविक उल्टा बनेगा। और दूसरा कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर भी ला सकते हैं। तो दो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है कि समतल दर्पण से कौन सा प्रतिबिंब बनता है और क्या हम समतल दर्पण के प्रतिबिंब को पर्दे पर ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन यह होगा कि प्रतिबिंब को आप डिफाइन करिए, उसका डायग्राम बनाइए और डायग्राम बना के आपको सारा कुछ लिख देना है। इसको आप लिखेंगे कि यह स्रोत है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, यह आपका परावर्तित किरण। इस प्रकार से आप बना के लिखिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और इसको आप इसको लिख लीजिए कि यहाँ पर आपका
आभासी प्रतिबिंब बना है, आभासी प्रतिबिंब। और एक चीज और यहाँ पर यह देख रहे हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है इसको हम लोग आपतन बिंदु के नाम से भी जानते हैं। तो इन सारे चीज़ों को आप लिख लेंगे तो आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है समतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण का विचलन। अर्थात देखिए किरण कितना डिग्री से, आप कोई एक समतल दर्पण ले लेते हैं, इसको डायग्राम से समझते हैं। समतल दर्पण यह हमारा है, और इस समतल दर्पण पर कोई एक किरण आपतित हो रही है, आ रही है इस बिंदु पर, और इसके आपतन के बाद यहाँ से फिर से परावर्तित भी हो जाएगी। तो आपतन को इंडिकेट कर दिए आती हुई रेखा से और इसको परावर्तित किरण को जाती हुई रेखा से। और इसके बीच हम देखते क्या है कि यह हमारा अभिलंब हो गया। और अगर हम यह जो आपतित किरण है अगर यह समतल दर्पण से रिफ्लेक्ट नहीं होता, परावर्तित नहीं होता, तो यह आपतित किरण सीधे एकदम इस तरह से चलते जाती। तो हम देख रहे हैं कि इस जो आपतित किरण का है यह विचलन हो जा रहा है। इसको जाना था इस रेखा में मगर वह लौट के इधर की ओर जा रही है, इस लाइन पर जा रही है। तो इतना थीटा, इतना कोण का इसके बीच जो गैप हुआ वही इसका परावर्तन की किरण का विचलन हो गया। मतलब कि यह अपने रास्ते से विचलित हो जा रही है। तो इसी को हम किरण का, प्रकाश के किरण का विचलन कहते हैं। तो देखिए जो आपतित किरण और अभिलंब होता है इसको आपतित कोण कहते हैं एंगल आई से, इसको एंगल आर से, परावर्तित कोण को। और यह अगर हम, और एक चीज़ और हम जानते हैं कि अगर कोई रेखा सरल है तो वह 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, अगर हम इसको जोड़ें तो एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस यह जो हमारा कोण है इसको हम थीटा वैल्यू दे देते हैं, तो प्लस थीटा इजकल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर आपतित कोण 60 डिग्री दिया हुआ है तो आप किरण का विचलन बताएं, किरण का विचलन कितना होगा। तो जब आपतित कोण 60 डिग्री अगर हमारे पास है तो एकदम स्वाभाविक है कि परावर्तित कोण भी 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। थीटा का वैल्यू हमको नहीं पता है, थीटा ही रख लेंगे। और 180 और इस प्रकार से 60 60 120, तो थीटा बराबर हम क्या कर सकते हैं 120 प्लस थीटा इक्वल टू 180। तो थीटा बराबर 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री हमारा इसका किरण का विचलन आएगा। तो यह हमारा जो थीटा कोण हुआ यही हमारे प्रकाश के परावर्तन के किरण का विचलन होगा। तो इस प्रकार से हम कि अगर हमारे क्वेश्चन में आते हैं कि आप आपतन कोण दिया हुआ है या परावर्तन कोण दिया हुआ है तो आप किरण के विचलन का भी कोण का माप आप बता सकते हैं। सेकंड है हमारा प्रकाश के गुण में पार्श्विक उत्क्रमण। पार्श्विक मतलब यह होता है कि आपका जो दायां साइड है वह बायां की ओर दिखे या बायां साइड है वह दायां की ओर दिखे। तो यह समतल दर्पण का गुण होता है कि जब आप प्रकाश का परावर्तन जब समतल दर्पण से कराएंगे तो क्या होगा कि जो हमारा बायां साइड है वह दिखाई देगा हमारा दायां, और जो दायां साइड है वह बायां दिखाई देगा। और जैसे अगर हम P कोई अक्षर है और इसको अगर हम समतल दर्पण के सामने रखते हैं तो हमको वह अक्षर इस तरीके से हमको दिखाई देगा। यही हो गया कि दायां बायां, और देखिए P में इधर की तरफ से दायां साइड में निकला हुआ है, जबकि हम दर्पण में जब देखेंगे तो यह बायां साइड की ओर निकला हुआ रहेगा। तो यही पार्श्विक उत्क्रमण कहलाता है। यह भी एक प्रकाश के परावर्तन का प्राकृतिक गुण है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समतल दर्पण का उपयोग। अब हम समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो समतल दर्पण का हम उपयोग देखिए, समतल दर्पण का हम उपयोग चेहरा को देखने में करते हैं, डेली करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट ऊपरी दर्शक। ऊपरी दर्शक के बारे में देखिए, ऊपरी दर्शक क्या होता है, इसको हम लोग आप जब समुद्री जहाज़ों में जाते हैं या पनडुब्बी में जाते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है खुफिया जानकारी में। तो आप ऊपरी दर्शक का हम आपको सिर्फ डायग्राम बना के दिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार से होता है।
इस प्रकार का कुछ डायग्राम होता है ऊपरी दर्शक का। और देखिए इसमें क्या होता है, इस तरीके का एक संरचना बना होता है और इसमें हम दो समतल दर्पण का उपयोग करते हैं जो कि 45-45 डिग्री पर अटैच रहता है, और एक यहाँ समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ये भी 45 डिग्री का है। और इस बीच में देखिए कि यह आपका एक सबमरीन है, पनडुब्बी में इसका इस्तेमाल होता है। यह आपका पनडुब्बी है, समुद्र के तल के अंदर चल रहा है। और अगर हम हमारे मिलिट्री को, अगर हमें दुश्मन के ठिकाने को देखना है तो बिना पनडुब्बी को बाहर निकले हुए क्या होता है कि पनडुब्बी से एक पेरिस्कोप निकाला जाता है जिसको ऊपरी दर्शक कहते हैं, मतलब कि ऊपर के चीज़ को देखना। और यह पेरिस्कोप निकलता है और बाहर का दृश्य जो है यहाँ पर लाइट से यहाँ के रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ से इस पर रिफ्लेक्ट होता है। उसके बाद जो यहाँ सबमरीन के अंदर जो भी क्रू मेंबर बैठे हुए हैं वह लोग इस बाहर के दृश्य को देख लेंगे, तो इसका प्रयोग होता है। उसके बाद इसको सैलून में भी इसका उपयोग होता है, भूल भुलैया में भी समतल दर्पण का ही उपयोग होता है, और फिर से व्यस्त मार्गों पर भी होता है। तो देखिए व्यस्त मार्ग पर इसका क्या उपयोग है, कहीं कहीं आप जब कोई रास्ते पर जाते होंगे तो वह रास्ते एक बैग मुड़े रहते हैं, तो उस मुड़ाव को बचाने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर आपका समतल दर्पण लग गया, तो अगर कोई इधर से जा रहा है तो इधर से आने वाली रास्ते की गाड़ियों को आराम से यहाँ देख के अपने आप मतलब कि सावधानी बरत सकता है। तो इसका प्रयोग हम व्यस्त मार्ग पर भी करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा समतल दर्पण का चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम